हेलो फ्रेंड्स, अशोक आयुष में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू की नज़र में हम हिस्ट्री का एक वीडियो फिर से लेकर के आ रहे हैं 2018 का। ठीक है, 2017 तक हमने करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 2017 का जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में पीवाईक्यू की नज़र में देखिए, मैं हर बार यही चीज़ बताता हूँ कि पीवाईक्यू की नज़र लाने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसके थ्रू हम आपको थीम बता दें कि थीम कैसे रिपीट होती है। यूपीएससी की जो थीम होती है वो बार बार रिपीट करती है। अगर आप उनको आप सिलेबस से जोड़ करके, मतलब होता तो वो सिलेबस का ही पार्ट है, आप उसको अगर बार बार रिवीजन कर लेंगे, बार बार पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी कि आपके रिवीजन प्रोसेस में एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो रिपीट बार बार हो रही है, तो इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। और दूसरी बात, वो रिवीजन में बार बार रहेंगी तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो सेट रहेंगी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने सिलेबस अच्छा खासा पढ़ रखा है, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जो है इसी तरह पढ़िए। और जैसे ही जो है जनवरी फरवरी आएगी, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, आप खरीद सकते हो ऐसे मार्केट से, आप रूम पर लगा लीजिए। बाकी एमसीक्यू हम कराएंगे ही। ठीक है, एमसीक्यू हम कराएंगे 1979 से 2025 तक। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम 2013 से 2025 तक, 2013 से 2025 तक जो है हम क्या कराएंगे, डिटेल एनालिसिस कराएंगे। वो ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन के फॉर्मेशन को बताएंगे। यहाँ तो हम केवल एमसीक्यू बेस्ड में आपको क्वेश्चन करा के चले जाएंगे कि आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रगति उसकी बचा देंगे, उसका कॉमन सेंस टेक्निक बता देंगे। बाकी हमारा जो ये 2013 से 25 तक का जो है, खासकर 2020 से बाद का, 2019 के बाद का ट्रेंड, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। 2000 क्योंकि 1979 से तो हम यूपीएससी का अगर पेपर हल कर लेंगे तो वो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी आप 2019 के बाद का ट्रेंड देखोगे, वो ज़्यादा थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। अब चलते हैं हम सीधे यूपीएससी के पीवाईक्यू की नज़र पर प्रश्न को देखने के लिए। तो पहले हमको सिलेबस देखना है। आपको पता है कि हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है, सिलेबस होता है। तो पहले सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस हमको बहुत ज़्यादा इतिहास का डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम मेंस के सिलेबस की तरफ जाते हैं। तो मेंस का सिलेबस भी हमें बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये है कि हमको कहीं ना कहीं उसका मतलब इतना डिफाइन है कि हम उसकी सहायता से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की स्थिति में हो जाएंगे। तो 5 नंबर टॉपिक आपको हटा देना, क्योंकि विश्व इतिहास है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ विश्व इतिहास है। तो जीएस फर्स्ट में आप जाओगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है अभी यूपीएससी के बारे में, तो जीएस फर्स्ट में आप जाओगे मेंस के सिलेबस में। तो उसमें आपको शुरू के 4 टॉपिक जो है भारतीय इतिहास से मिलेंगे और 5वां टॉपिक विश्व इतिहास से मिलेगा। तो हमको इसी को पढ़ना है, बाकी भूगोल और समाज अभी नहीं हमको पढ़ना है, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। तो हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। आप इनको देख लेना पॉज करके, क्योंकि हर बार मैं सिलेबस को डिफाइन करता हूँ, बताता हूँ अपने ढंग से। तो आप लोग इसको पॉज करके सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस को जितनी बार देखोगे तो आपकी बाउंड्री सेट होती चली जाएगी। आप जो भी पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। अब सीधे हम चलते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी। बनी ठनी किस शैली का है? अब देखिए, ये बनी ठनी हमने चित्र भी लगा दिया है। डिटेल एनालिसिस में हम इसे लेकर के आएंगे, आपको चित्र दिखाएंगे, बताएंगे, कॉमन सेंस टेक्निक बताएंगे, प्रगति कैसी थी ये बताएंगे, 2024-19 के बाद के पैटर्न बताएंगे, 2023 का पैटर्न बताएंगे कि 2023 में किस तरह के प्रश्न आ गए थे। अचानक प्रश्न तो वही थे और उसका पैटर्न कैसे चेंज हो गया था, उन्होंने ऑप्शन में क्या खेल कर दिया था। यही सब चीज़ें बताएंगे कि आपको उन परिस्थितियों को कैसे झेलना है। ये डिटेल एनालिसिस में लेकर के आएंगे। हिंदी माध्यम में इस तरह का आपने डिटेल एनालिसिस देखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसलिए लाएंगे। बाकी यहाँ पर क्या है कि हमको देखो कोर्स कंप्लीट कराना है। आपको हम गाइड कर दें कि आप ये थीम जाकर पढ़ लीजिए। अब देखिए, आप पढ़िए ना पढ़िए वो आपका काम है, बाकी हमारा काम है बताना। हम तो इस उद्देश्य से आए कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट सुधारने में हमारी भी एक अच्छी खासी भूमिका हो जाए। हम तो चाहते हैं कि सभी हिंदी मीडियम के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेक्ट हो, मेंस लेके इंटरव्यू तक पहुंचे। ठीक है, तो बनी ठनी ये क्या है? तो बनी ठनी सिंपल, देखिए, कोई शब्दावली में बार बार बताया कि यूपीएससी शब्दावली पे बहुत फोकस रहता है। अब ये शब्दावली क्यों ऐसे आ गई? कभी ना कभी कोई उस समय चर्चा में रही होगी, किसी न किसी देखिए, आर्ट एंड कल्चर वैसे भी चर्चा में रहता है, तो कोई ना कोई चीज़ चर्चा में रहती है तो यूपीएससी उससे पूछ लेता सवाल। इसलिए आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़ रहे हो किसी मैगजीन से कहीं से, तो उस पर नजर आपकी होनी चाहिए। डिटेल से लेकर के आएंगे और विस्तार से लेकर के आएंगे कि ये क्या है, चित्रकला की शैली है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में चित्रकला के अनेक रूप, जैसे भित्त चित्रकला, लघु चित्र, राजस्थानी और पहाड़ी, मुगल और आधुनिक चित्रकला विकसित हुई है। इनका माध्य धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में अत्यंत गहरा है। ठीक, अब हम यहाँ पर राजस्थानी जो शैली है उसके अंतर्गत ही ये किशनगढ़ शैली भी आती है, उससे में इसको रख के हम पढ़ते हैं। ठीक, राजस्थानी शैली के अंतर्गत ही किशनगढ़ स्कूल शैली थी, इस तरह से। तो हम इसको डी वैसे तो कर लेंगे, लेकिन हमको ये अभी जाकर क्या करना है, बनी ठनी शैली के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि ये क्या है चित्रकला, या ये जो है भारतीय चित्रकला, इसके बारे में जाकर के पढ़ना है, ये भारतीय चित्रकला के बारे में। ठीक है, इसको जब पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे भारतीय चित्रकला का आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अब उसके अंतर्गत कोई नई चीज़ आ गई तो उसको उसी में ऐड कर लो, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर वो हो सकता है कि 2-3 कथन रख दे, 1-2-3 कथन रख दे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कथन तो इससे संबंधित नहीं है भारतीय चित्रकला से, तो आप उसको काट भी लोगे। अगर आप रट्टू तोता बनोगे कि वर्तमान में कोई चीज़ करंट में चल रही है, आपने उसको रट लिया, तो फिर क्वेश्चन यूपीएससी के एक आध से सॉल्व हो जाएंगे, बाकी सब सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होगी। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस रहना है। और 2018 में अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, लगभग 28 के आसपास सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए जो है कभी कभी इतिहास कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है हावी हो जाता है यूपीएससी, उसको ज़्यादा प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको उस पर नज़र रखनी है।
ठीक है। अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और जब भी ऐसे प्रश्न पढ़ो तो इनके नीचे के कथन को जरूर पढ़ो कि ऊपरी युग्म में कौन सा सही है, क्योंकि यहीं पर यूपीएससी कई बार गलती कर देता है, नहीं लिख देता है, तो कई बच्चे जो है गलत कराते हैं। ये क्या होता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में ये चीज़ें गलती हो जाती हैं। तो अब लिखना है चपचार कुट त्यौहार, ये क्या है। खोंग जाओ परवा गाथा गीत क्या है। थांग टा नृत्य ये क्या है। तो आप इन तीनों के बारे में पहले देखो जाकर के, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह की कोई और चीज़ अगर त्यौहार में किसी चीज़ की चल रही है, कोई चीज़ चर्चा में चल रही है, तो उसके बारे में यूपीएससी पूछने की संभावना बनाए रखता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखना है, फिर आगे चलना है। अब देखिए इन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे, निर्वाचित हुए। वे थे कौन थे, अरविंद घोष थे क्या, विपिन चंद्र पाल थे क्या, लाला लाजपत राय थे क्या, मोतीलाल नेहरू थे क्या। आपको सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व पूछता है तो व्यक्तित्व इनके बारे में पढ़ो। अरविंद घोष के बारे में पढ़ लो जाके, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ लो, विपिन चंद्र पाल के बारे में, मोतीलाल नेहरू के बारे में, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते रहो। यूपीएससी प्रश्न पूछ लेगा तो आप इनके बारे में लिखने की स्थिति में हो जाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, क्योंकि इसको तेजी से कवर कराना है, क्योंकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर हम जो है डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो आपको समझ में आएंगी। अभी मैं जो है दोपहर में जो है एक वीडियो लेकर के आया था कॉमन सेंस टेक्निक का और बेसिक नॉलेज से। तो बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को कॉमन सेंस टेक्निक से भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको मैं बार बार बताता हूँ कि कॉमन सेंस टेक्निक तभी सॉल्व आपकी हो पाएंगी जब आपका बेसिक कवर होगा, ठीक है। तो आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, क्या था 19वीं सदी में, इसका मतलब 1800 ईस्वी के आसपास की बात कर रहा है। इनमें से क्या था, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। जब आप परिवर्तन को पढ़ते चले जाओगे आर्थिक तौर पर, ठीक है, राजनीतिक तौर पे हो सकता है, राजनीतिक तौर पे कोई चीज़ पूछ ले तो आपको जो है फिर सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक तौर पे पूछ ले। जब आप पढ़ो तो इन सब चीज़ों को नज़र रखो कि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, है ना, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। अब इसको पॉज करके इनको पढ़ना, ठीक। हम चलते हैं संथाल विद्रोह। अब देखिए जो आदिवासी विद्रोह उनसे संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछता है, आपको जाकर के आदिवासी विद्रोहों के बारे में अच्छे से जाकर पढ़ना है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, केवल आप जो है इनके विद्रोह जब इनको पढ़ोगे, क्योंकि उस समय ये चर्चा में रहते हैं तो यूपीएससी प्रश्न बना देता है। बाकी आपको इतिहास में चर्चा की चीज़ें तो रहेंगी आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में, बाकी इतिहास आप बेसिक सी चीज़ों को पढ़ो तो यूपीएससी अगर कोई चीज़ चर्चा में चल रही है उसका बेसिक ही पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ना, फिर मुझे बताना कैसा। अगर आपको कहीं पर अगर लग रहा हो कि ये सर तेज़ी से बता रहे हैं तो तेज़ी से बताने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम चीज़ों को जल्दी से कवर करें। बाकी डिटेल एनालिसिस में तो हम इन चीज़ों को विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो हम चलते सीधे अगले वीडियो पर, मतलब अगले प्रश्न पर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं, ठीक है। त्यागराज के अनेक नए रागों का सृजन किया गया। अन्नमाचार त्यागराज के समकालीन थे। अब देखिए ये सब चीज़ें जो है यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में जब करंट में कोई चीज़ बनी रहती है उससे पूछ लेता है। ये त्यागराज महोत्सव जो है काफ़ी चर्चा में था उस समय, तमिलनाडु में मनाया जाता है ये उत्सव। तो ये जो है यूपीएससी ने उसी से काफ़ी ये जो है इसको न्यूज़ में कवर किया गया था, तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। ये देखिए हमने ये उठा करके ये चीज़ रखा है कि त्यागराज आराधना उत्सव हर साल ये तमिलनाडु में आपके त्यागराज की स्मृति में ये उत्सव मनाया जाता है। 2018 में यह आयोजन व्यापक रूप से सोशल मीडिया मतलब मीडिया में जो है कवर हुआ था। इसमें हजारों संगीतज्ञ उनकी पंचरत्न कृतियाँ का सामूहिक गायन करते हैं। अब देखिए यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है, जैसे आप अब देख रहे हो कि वंदे मातरम को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है, संसद में भी आप देख रहे हो, वैसे भी देख रहे हो। अब यूपीएससी क्या इससे सवाल बनाने 150 साल पूरे भी हुए हैं इसके, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे सवालों को पूछने की संभावना पूरी बना रहता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। मैंने टेलीग्राम में ये सब चीज़ें डाल भी रखी हैं। अब कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी डाल रखा है, मेंस में कैसे प्रश्न बनेंगे ये भी डाल रखा है, जीएस फर्स्ट में कैसे बनेगा, सेकंड में कैसे बनेगा, फिर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, 2-3 प्रकार उसके डाल दिए। आप उसको देखोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न जाकर के देखिए। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1948 में हिंदू महासभा, अब ये देखिए यही पूछता है यूपीएससी। ऐसे इसी तरह के हिंदू महासभा और भी जो सभाएं होती हैं उनके बारे में भी पूछ लेगा। तो इनमें से कौन संबंधित है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ना है जाकर के। हिंदू महासभा के बारे में आप जाकर के अच्छे से पढ़िए। हो सकता है अगली बार जो है यूपीएससी फिर से पूछ ले घुमा करके, ऑप्शन कुछ और रख देगा, थीम यही रहेगी। तो यूपीएससी इसी तरह से पूछता है। लास्ट में क्या करेंगे हम, जब 2025 तक के प्रश्न हो जाएंगे पीवाईक्यू की नज़र में, हम आपको एक लिस्ट दे देंगे कौन से टॉपिक बार बार थीम की लिस्ट दे देंगे कि थीम जो है कौन कौन सी बार बार रिपीट हुई। जो बार बार रिपीट हुई उसको इंपॉर्टेंस के आधार पे हम दे देंगे, उसको स्टार रेटिंग भी दे देंगे 5, 3, 4। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम ये बिल्कुल लास्ट में दे पाएंगे, क्योंकि 25 का जब हो जाएगा हो सकता है डिटेल एनालिसिस के बाद दें। तो आप हमारे भरोसे मत रहना, लेकिन हम करेंगे जरूर। आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए, नहीं कि हम कहेंगे कि सर जो है जब सर देंगे तब हम पढ़ेंगे। तो हमारे चक्कर में मत रहना कि हम देंगे तब पढ़ेंगे। अभी से आप पढ़ते रहो, बाद में हम लिस्ट दे देंगे तो और आप रिवीजन कर लेना अच्छे से। इंपॉर्टेंस वाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं चंपारण। देखिए ये तो आपको पता ही है 1917 का चंपारण सत्र। अभी क्या था इसके बारे में पढ़ो जा करके, ठीक है।
ये प्रश्न आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से जब क्लियर होगा तभी आप ये कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी ये थीम है, ये रिपीट करके यूपीएससी फिर पूछ लेगा, लेकिन ऑप्शन बदल सकता है, ऊपर के नीचे रख देगा, नीचे के ऊपर रख देगा। ठीक, चलते हैं सीधे हम अगले प्रश्न पे। 18वीं सदी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्ण पदार्थ, मतलब स्टेपल कमोडिटीज, मतलब ट्रेड गुड्स होते हैं जो, देखो हमने लिख दिया कि पर्ण पदार्थ का अर्थ होता है व्यापार योग्य वस्तुएं या वस्तुएं जिनका बाजार में लेन देन होता है। अंग्रेजी में इसे स्टेपल कमोडिटीज या ट्रेड गुड्स कहा जाता है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बारे में, जैसे आप पर्ण पदार्थ है, अब यूपीएससी हो सकता है ये शब्द दोबारा रिपीट कर दे, तो आपको पता होगा कि ये ट्रेड गुड्स होती, कौन कौन सी चीज़ें भेजी जाती थी। कॉमन सेंस में मैं कराता तो इसको मैं आराम से सॉल्व करा सकता था, लेकिन अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ो तो यूपीएससी इस टाइप के कथन रख के पूछ लेता है आपसे, आपको चेक करता है कि आपने चीज़ों को पढ़ा तो सिंपल। अब देखिए ये बहुत सरल सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे, कम चीज़ों को पढ़ोगे, मतलब ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं भागोगे, एक किताब को 10-20 बार पढ़ोगे, तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आप क्वेश्चन के आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। ये मेरा अनुभव, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले। अब देखिए मैं तेज़ी से कराऊंगा क्योंकि भाई मुझे जो है सिलेबस कंप्लीट कराना है बहुत तेज़ी से, और इसके बाद डिटेल एनालिसिस भी लेकर के आना है, और मेंस आंसर राइटिंग भी मुझे लाना है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं प्रीलिम्स में काम कर रहा हूँ, तो जो है ला ही नहीं पा रहा हूँ मेंस के आंसर राइटिंग। और कई बच्चे जो है जो मेंस की ही मेरी वीडियोस देखते हैं वो कह रहे हैं कि सर लाते नहीं हैं आप, तो बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि हम लेकर के आएंगे। ठीक, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों को विस्तृत रूप से चर्चा की। अब देखिए कई सारे जो है हमारे जो है सम्राट रहे हैं, राजा रहे हैं, उनके समकालीन, उनके समय में बाहरी यात्री आते रहे, तो जैसे कि वेन सांग है, और भी जो है जो बाहर से आते रहे, बर्नियर है ना, इस तरह से। तो ये यूपीएससी इनसे पूछता रहता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है कि किनके काल में आए, क्यों आए, कुछ विस्तृत वर्णन किया कि किसी चीज़ का, तो आप इनको ध्यान रखना है। यूपीएससी इन्हीं, अगली बार हो सकता है कि इन्हीं को उठा करके पूछ रहे कि ये किसके का शासन काल में आए थे, तो ऐसे यूपीएससी, तो आपने इनको रख करके पढ़ना है। ठीक है, अब इनके चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक है, हल्का सा गूगल से, बस कि जब हल्का सा कि यूपीएससी अगर ऑप्शन रख रहा है तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए कि क्योंकि हमने पीवाईक्यू देखा अच्छे से। फिर क्या कह रहा है, भारत में सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। अब देखिए ये मध्यकाल का है, नॉर्मल एनसीईआरटी से ये सवाल हो जाएगा। जब आप पढ़ते हो तो आपको ये देखना चाहिए कला संस्कृति में या कोई चीज़ ऐसी, बुलंद दरवाजा मान लो फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा था वो बनवाया जा रहा था, तो उसमें किस, उसके आसपास कौन सी जो है पत्थरों का यूज किया जा रहा था, थोड़ा सा तो आपको दिमाग में, ये एनसीईआरटी में मूलतः लिखा होता है। ठीक है, फिर लखनऊ स्थित इमामबाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है, कि क्या था, इनके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है, इसलिए आपको मध्यकालीन भारत को थोड़ा सा जानना है। यूपीएससी इस समय ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछता, लेकिन पूछने की संभावना तो बन सकती है। ठीक है, फिर क्या कहता है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी, फिर शब्दावली कोई चीज़ होती है उनसे पूछ लेता है। संप्रदाय, स्थानकवादी संप्रदाय के बारे में, अब इसके बारे में आपको पता है क्या कि किससे संबंधित है, बौद्ध मत से संबंधित है, वैष्णव मत से संबंधित है, जैन मत से संबंधित है, समत से। अब ये क्या था, आपको ये चीज़ें पढ़नी, वैष्णव, बौद्ध, जैन, शैव। पहले तो आपको बौद्ध और जैन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसके बाद शैव और वैष्णव के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है। फिर स्थानकवासी क्या है, इसको भी सर्च कर लो। ठीक है, ये बुक रखो वहीं पर आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो गूगल सर्च कर लो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, कौन कौन थे। 1844 का एक्ट था क्या, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन 1827 था क्या, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद था क्या। अब ये जो है आपने बेसिक पढ़ा होगा, चीज़ों को बार बार रिपीट किया होगा, पता चल जाएगा। आप पॉलिटी का भी इतिहास, जब आप राज व्यवस्था की बुक पढ़ते हो तो उसमें भी ऐतिहासिक 1800 1900 के एक्ट बताए जाते हैं। ये एक्ट वगैरह जो है उनके ऐतिहासिक, राजनीतिक ऐतिहासिक के संदर्भ में भी आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी आप पढ़ोगे तो ये सवाल आपके हाथ में होगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, तो आप इसको जाकर के पढ़ना। ठीक, फिर हम चलते हैं, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि, सहायक संधि क्या थी। ठीक, ये आपको एक व्यक्तिगत का सिद्धांत था, लैप्स, थ्योरी ऑफ लैप्स क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये किसने स्टार्ट किया था, इनको बारे में पढ़ो कि ये जैसे ये चीज़ें आ गई तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया। व्यक्तिगत का सिद्धांत वो कैसे था, किन किन राज्यों में लागू हुआ था, किसको, झांसी में विरोध उसका क्यों हुआ था, इस तरह से आप देखोगे तब आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ये पॉज करके आप देखते रहे ना, क्योंकि मैं आपको बस आगाह करा रहा हूँ कि इन पीवाईक्यू को एक नज़र में आप देख पाए कि नहीं देख पाए, और उससे आपकी थीम तैयार हुई कि नहीं तैयार हुई। ठीक है, फिर हम चलते हैं सीधे भारतीय इतिहास के सामने लिखित में से भावी बुद्ध। अब देखिए बौद्ध और जैन के बारे में यूपीएससी बार बार रिपीट करता है, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक,
जो संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे, कौन होंगे? अब इनमें से 4 मैत्रेय होंगे कि अवलोकितेश्वर होंगे कि लोकेश्वर होंगे, पद्मपाणि होंगे, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सर्च करके गूगल सर्च कर लो या बुक्स में कहीं मिल जाए वहाँ पर देख लो, इनको देखना है, ठीक है। सीधे आप देखिए, मिलाने के लिए भी बोल देता है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक। अब बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स के बारे में, कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग के बारे में, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलजी। अब ये सही है कि नहीं सही है ये आप देखना है। तो आपको क्या करना है, बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना उनको किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, उनके बारे में आपको देखना है। कलकत्ता मदरसा के बारे में देख लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो यह तो आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इससे क्या होगा कि आपकी और जानकारी वहाँ पर जब पढ़ोगे तो मिल जाएगी, उसको हाईलाइट करो, वहीं पर शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब अलग से ना बनाओ, साइड में लिख लो। प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं, बार बार प्रैक्टिस करिए, वही चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। अब देखिए कालक्रम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूपीएससी कालक्रम पूछता है कि ऊपर, तो आपको सन नहीं याद करना है कि भाई ये घटना मान लो, उदाहरण बता रहा हूँ, 1905 में हुई, ये घटना 1907 में हुई, ये घटना मान लो जो है 1875 में हुई। अब आपको सन नहीं याद करना है कि 1875 याद कर रहे हैं, घंटा उसी को याद कर रहे हैं, वो याद होता नहीं है। बस आप 3-4 बार रिपीट कर लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि परिवर्तन को देखना है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो आप ये क्वेश्चन इनको आराम से हल कर लोगे। तो जब आप भी पढ़ो तो इन चीज़ों को देखते चले जाओ, ठीक है। कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, पहले कौन सी की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। अब देखिए ये चर्चा में चल रहा है, कैसे चर्चा, वंदे मातरम के लिए। अब इसके बारे में यूपीएससी पूछ लेगा तो लोग कहेंगे कि रिपीट हुआ, भाई ऐसे रिपीट करता है कि भाई कथन में आप पहले दे चुका है, तो यूपीएससी देखता है कि अच्छा इसको एक बार दे चुका हूं, तो बच्चों ने तैयार किया हुआ कि नहीं थे, और वर्तमान में भी करंट में चल रहा है, पक्का पूछेगा। तो ऐसी चीज़ें को देखना है, ठीक। अब ये बाकी इसके बारे में और आप देख लीजिए कि कौन पहले है कौन बाद में है, तो इनके बारे में सर्च कर लो इन्हीं को धीरे से, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया, कौन था? तो इनके बारे में चेक करो कि होम रूल लीग था क्या, हिंदू महासभा थी क्या, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था क्या, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या था। तीनों के बारे में पढ़ो, चारों के बारे में अच्छे से जाकर के। इन्हीं से यूपीएससी प्रश्न बार बार घुमा के पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें भूल गया यूपीएससी, इन्हीं में से घुमा घुमा के पूछेगा, आप कर नहीं पाओगे। फिर चार्टर एक्ट आ गया 1813, अभी पीछे भी पूछा था, कथन ऑप्शन में रख दिया था कहीं, ये देखिए ऑप्शन में रख दिया था, और वहां पर कैसे रख दिया, ऊपर कथन में रख दिया। अब ये संभावना बनी रहती है यूपीएससी, इसका मतलब कि इस चैप्टर से पूछ रहा है सवाल। अब आपको ये अच्छे से 1813 का चैप्टर पढ़ना है, आपको चार्टर एक्ट ही पढ़ लेने हैं सारे, 1813 का, 1833 का, इस तरह से जो है आप पढ़ते जाइए। 1813 में क्या क्या परिवर्तन हुआ, 1833 में क्या हुआ, ठीक है, व्यापार बंद हुआ, एकाधिकार किस चीज़ का बंद हुआ, 1833 में क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी, तब आप क्वेश्चन हल करने की स्थिति में आओगे। पॉज करके इसको देखना, पढ़ना, और फिर कहीं पर दिक्कत हो आप मुझे लिखिए भी, मैं केवल आपको ये थीम बताना जा रहा हूँ कि थीम आपको कैसे पकड़नी है और पढ़नी है, ठीक। फिर स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में लिखित मतलब कौन सा सही है। अब ये क्या था, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे। अभी देखिए हदबंदी क्या होता है, फिर एक चकबंदी होता है, इनके बारे में ये शब्दावलियाँ हैं। ये शब्दावलियाँ यूपीएससी आपको डायरेक्ट नहीं देगा, लेकिन ये शब्दावलियाँ आपके प्रश्न को हल करने में जरूर सहायता करेंगी। फिर भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसके परिणाम से नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। इस तरह से यूपीएससी इसी तरह के सवाल पूछेगा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये जब चीज़ें पढ़ो तो इनको ध्यान से पढ़ो। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में क्या था, भूमि सुधार जब हुआ तो आपको भूमि सुधार तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्वतंत्रता के भारत के बाद का इतिहास तो पढ़ते ही हो ना, ये चीज़ें पढ़ो कि क्यों हुआ, इसके परिणाम क्या थे, फायदा क्या हुआ, किनको नुकसान हुआ, ठीक है। फिर मुगल भारत के में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था। तो इसका मतलब जागीरदार और जमींदार दोनों के बारे में आपको डिफरेंस पता होगा, तभी ये इस सवाल को कर पाओगे। तो इनको पहले सर्च करो, देखो, और मध्यकालीन भारत के इतिहास जो है आप एनसीईआरटी से कवर करो अच्छे से। अभी समय है, अच्छे खासा समय है, अच्छे से तैयार करोगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। किसके राज्य में कल्याण मंडप। अब कल्याण मंडप के बारे में थोड़ा जानकारी रखो कि कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। ये कल्याण मंडप है क्या, इसके बारे में देखो। फिर देखो कि किसके राज्यकाल में, किस राजा के शासनकाल में ये चीज़ दिखाई देती है। चालुक्य काल में आती है कि राष्ट्रकूट के बारे में, चंदेल के बारे में, विजयनगर। अब इनके बारे में पढ़ भी लो, चालुक्य के बारे में पढ़ लो, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ लो, चंदेल के बारे में पढ़ो, विजयनगर के बारे में पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपकी और तैयारी अच्छे से हो जाएगी। फिर वहीं पर चेर चोल पांड्य भी पढ़ लो। दक्षिण भारत पढ़ोगे, चोल चेर पांड्य, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लो,
तो आपकी जो है इतिहास पूरा ही तैयार हो जाएगा। प्राचीन इतिहास तो ऐसे ही तैयार हो गया, इन्हीं के बारे में पढ़ते पढ़ते। फिर आपके कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे? आप बताओ, बेसिक चीज़ें जब आपकी कवर हो जाएंगी तो कैसे नहीं बनेंगे? अब मैं इस पर बताता जा रहा हूँ, ऐसे आप करते जाओगे तो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। अब गुप्त काल है तो गुप्त काल तुरंत पढ़ लो जाके, मुश्किल से जो है आधा घंटा लगता है, अगर ठीक से जो है पढ़ोगे तो एक काल तो समाप्त हो ही जाएगा। पूरे दिन में आप चाहोगे तो 2-3 चैप्टर समाप्त कर सकते हो। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि, अब ये शब्दावली विष्टि के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? अब ये क्या था? अब ये चीज़ पढ़ोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन सा था। अब ऑप्शन कराऊंगा, कर तो लोगे, लेकिन यहाँ पर बताना क्या है कि गुप्त काल को आपको अच्छे से जाके पढ़ना है। इससे क्या होगा, सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। अगली बार हम देखेंगे कि इससे रिपीट होता है कि नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए, फिर आ गया महायान बौद्ध मत। इसका मतलब बौद्ध से 3 सवाल हो गए। इसका मतलब बौद्ध जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है बहुत अच्छे से जाकर के इनको तैयार करना है। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, ये निम्नलिखित विशेषताएं या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की थी। क्या थी? महायान, हीनयान 2 थे। इनके बारे में अच्छे से जब आप डिफरेंस करके पढ़ोगे तो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, ठीक। फिर हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उभार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के रूप में रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है? अब अशोक के बारे में यूपीएससी ने 2020 में भी प्रश्न पूछा, तो यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब इनमें कौन से अभिलेख में ये चीज़ें दिखाई देती हैं, उल्लिखित है? अब आपने इनको पढ़ा होगा अशोक के काल में, अशोक को गुप्त काल में। अब गुप्त काल पीछे भी दिया था, अब गुप्त काल में ये भी आगे भी पढ़ो क्या था, आगे पीछे तो है चीज़ें, ऐसे तो पढ़ना है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये चीज़ें जो है ऐसे रिपीट होंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उभार, हाँ यही चीज़ें तो, यही चीज़ तो थी, यही चीज़ हम बता रहे थे पीछे, वो पीछे जाते दिमाग उधर चला गया, ठीक है। तो हाँ, निम्नलिखित में से एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब हड़प्पा शब्द आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन सा नहीं है स्थल, तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको तुरंत वहाँ पर कट कर लोगे कि ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। फिर आगे जो है आंदोलन और संगठन, उसके लीडर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा कौन, इसके लीडर कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन, ये सब पढ़ना है, आप इसको सर्च करके पढ़िए किसका कौन था। इसके बारे में अगली बार यूपीएससी ने अगर कथन के रूप में या हो सकता है प्रश्न बना के रख दे तो कम से कम सॉल्व करने की स्थिति में तो हो गए। फिर जो है स्वदेशी आंदोलन, सिंपल प्रश्न है, आराम से हो जाएंगे। आप अच्छे से बस चीज़ों को जैसे मैं गाइड करता जा रहा हूँ वैसे आप बस उसको फॉलो करिए, ठीक है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। किसके बारे में? स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अच्छे से पढ़ोगे ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे। बस आपको चीज़ें जो मैं थीम बता रहा हूँ बस उनको आप रिपीट करिए। प्रश्न ज़्यादा थे इसलिए इसको थोड़ा सा तेज़ी से मैंने बताया, क्योंकि हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है और जल्दी से जल्दी डिटेल एनालिसिस लेकर के आना है। तो आप जो है जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे आप करिए, बहुत जल्दी हम जो है प्रश्नों को कवर कराएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।